मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्वार्फिज्म के बारे में। हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ड्वार्फिज्म पे अक्सर शॉर्ट नोट आता है, पूछा जाता है और इसके कारणों को मेंशन करने से रिलेटेड कई सारे एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो अगर चैप्टर अच्छे से पता हो, कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे सकते हैं। इस चैप्टर में हम आगे कुछ और टर्म्स भी पढ़ेंगे जिनमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन तो नॉर्मल होता है लेकिन इसका इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देता। तो उस तरीके से कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी वो आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ड्वार्फिज्म। हम पहले पढ़ेंगे हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन का जब सिक्रेशन नॉर्मल कंसंट्रेशन से कम हो जाता है तो ये सिक्रेशन दो तरीके से अफेक्ट शो करता है। कैसे? अगर ये सिक्रेशन जो है चाइल्डहुड में कम हो जाता है तो जो कंडीशन आती है उसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है। और अगर एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, तो अगर कम हो जाता है तो उसकी रिजल्टेंट में आता है समथिंग माइल्ड एनीमिया, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन चाइल्डहुड में कम हो जाए दैन द चाइल्ड सफ़र फ्रॉम ड्वार्फिज्म। तो इसको समझते हैं। चाइल्डहुड में जैसे ही किसी कारण से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, दिस लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ रुक जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। एडल्टहुड में अगर कंसंट्रेशन जो है, यूजुअली ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन कंपैरिजन टू चाइल्डहुड कमी होती है, लेकिन उतनी भी नहीं अगर हो तो पर्सन में क्या दिखाई देते हैं लक्षण? माइल्ड एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं वो रिफ्रैक्टरी टू यूजुअल ट्रीटमेंट विद हेमाटिनिक्स लाइक आयरन। और फाइनली क्या होता है, एडल्ट्स में क्या देखने को मिलता है कि जो मसल मास है उसका रिडक्शन देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। हमारा जो क्वेश्चन आएगा जब हम ड्वार्फिज्म को अटैम्प्ट करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। इसके दो कॉजेज़ हो सकते हैं। पहला होता है एंडोक्राइनल कॉजेज़, दूसरा होता है नॉन एंडोक्राइनल कॉजेज़। तो एंडोक्राइनल कॉजेज़ के अंदर कौन कौन से कॉज आते हैं? पहला आता है डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ड्राफ्ट। पिट्यूटरी ड्राफ्ट में क्या होता है? देखिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। तो पिट्यूटरी से, खासतौर पर एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होता है और ये रिलीज होता है ब्लड में और ग्रोथ प्रमोट करता है, ठीक है, ग्रोथ प्रमोट करता है। अब अगर पिट्यूटरी से ही ये सीक्रेशन नहीं हो पाए या डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं पिट्यूटरी ड्राफ्ट। नेक्स्ट कंडीशन आ सकती है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी हाइपोथैलेमस के लेवल पे या एंटीरियर पिट्यूटरी के लेवल पे किसी भी तरीके से अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं हो पा रहा। दूसरा आता है हाइपोथायराइड ड्राफ्ट, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स हैं T3 T4, अगर उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है ग्रोथ पे। नेक्स्ट आता है कुशिंग सिंड्रोम, यानी कॉर्टिसोल यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होने वाला हार्मोन अगर कॉन्सेंट्रेशन में कम है तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है पिट्यूटरी ड्राफ्ट। नॉन एंडोक्राइनल कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं फैमिलियल ड्वार्फ, यानी अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ही ड्वार्फ है तो वो आगे जीन्स में जाते हैं, तो फैमिलियल हिस्ट्री कंटिन्यू करते हुए ड्वार्फिज्म आता है। दूसरा होता है न्यूट्रिशनल, माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन, किसी भी वजह से यदि बच्चों को बचपन में खाने पीने की न्यूट्रिशनल चीज़ें उपलब्ध ना हो या अगर उन्हें उपलब्ध हो रही हैं लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो उन दोनों कंडीशन में ग्रोथ हैम्पर्ड होती है और उसे बोलते हैं न्यूट्रिशनल ड्वार्फ, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म। साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म इसे कैस्पर हॉजर सिंड्रोम भी बोलते हैं। एमसीक्यू में पूछा जाने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोलॉजिकल ड्वार्फ क्या होता है कि बचपन में अगर बच्चों को साइकोलॉजिकली बैड मैनर से ट्रीट किया जाए, डांटा जाए, धमकाया जाए, मेंटली परेशान किया जाए तो भी उनकी ग्रोथ जो है वो हैम्पर्ड हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आ सकता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जिसमें कि टर्नर सिंड्रोम। तो क्रोमोसोम्स में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है टर्नर सिंड्रोम की वजह से भी ड्वार्फिज्म देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है एकॉन्ड्रोप्लासिया, यानी बोन ग्रोथ के डेवलपमेंट में कोई डिफॉर्मिटी है तो एकॉन्ड्रोप्लासिया भी इसका कारण हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के बारे में।
तो दिस इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, रिटार्डेशन, यानी ग्रोथ जो है बच्चों की बॉडी की सारे पार्ट्स की वो रुक जाएगी। रिजल्ट इन 20 years dwarf with chronological age body structure like that a normal child of 7 to 10 years of age। इसका क्या मतलब होता है कि 20 साल का जो ड्वार्फ है उसको देखने पे कैसा लगेगा, जो आमतौर पे नॉर्मल बच्चा 7 से 10 साल की उम्र पे लगता है। तो इस तरीके के ड्वार्फ को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फ। Isolated growth hormone deficiency is often due to growth hormone releasing hormone deficiency। ऐसा देखने को मिलता है हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होने वाला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की जब डेफिशिएंसी होती है तो ये कंडीशंस जो है वो प्रॉन होती है। इस तरीके के बच्चों में क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी होती है, इमैच्योर फेस होता है, फेस प्लम्पनेस होता है, फैट बॉडी पे प्लम्पनेस होती है, फैटनेस होती है, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो डेलिकेट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अलग टर्म्स हैं जिनसे कई बार एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये भी ड्वार्फिज्म के ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। लेकिन इनमें जो ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो फिर क्या कारण है ग्रोथ रुकने का, इसमें पहला आता है अफ्रीकन पिग्मीज। प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन एंड सोमैटोमेडिन लेवल्स आर नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ध्यान रखिएगा। पिट्यूटरी ड्वार्फ और अफ्रीकन पिग्मीज को आप कोरिलेट करेंगे तो पिट्यूटरी ड्वार्फ में तो ग्रोथ हार्मोन की ही कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से डिक्रीज होती है, लेकिन अफ्रीकन पिग्मीज में प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोमेडिन्स का लेवल जो है वो नॉर्मल होता है। मॉडेस्ट रिडक्शन इन प्लाज्मा लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ग्रोथ हार्मोन को बाइंड करने वाला जो प्रोटीन होता है उसकी कमी प्लाज्मा में होने की वजह से जो ग्रोथ है वो हैम्पर्ड हो पाती है। प्लाज्मा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 लेवल फेल्स टू इंक्रीज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और इसके साथ ये भी देखने को मिलता है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी 9 से 12-13 साल की उम्र के बीच में, जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 का लेवल है प्लाज्मा का, जो कि ग्रोथ हार्मोन की तरह एक्ट करेगा, उसका लेवल भी कम हो जाता है, फेल हो जाता है। ऐसी कंडीशन के ड्वार्फ लोगों को बोलते हैं अफ्रीकन पिग्मीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है लारेंड्रॉफ। ये क्या होता है, इसमें प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन इज नॉर्मल एंड एलिवेटेड, या तो नॉर्मल होती है या बढ़ जाती है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स आर अनरिस्पॉन्सिव। इसमें रिसेप्टर्स का रोल है, ध्यान रखिएगा। लारेंड्रॉफिज्म के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन्स के साथ रिस्पॉन्स नहीं करते। एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इज़ नॉट secreted in sufficient amount, so as a result of loss of function mutation। ठीक है, मेनली ड्यू टू कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स। और ऐसा किन में देखने को मिलता है, किन लोगों में, जिनमें ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स को लेके कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। और दिस टाइप ऑफ लारेंड्रॉफ सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो एमसीक्यूज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि लारेंड्रॉफिज्म में को ग्रोथ हार्मोन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में सीक्रेट नहीं होता है। इसके अलावा अफ्रीकन पिग्मीज की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन सोमैटोमेडिन का लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन को बाइंड करने वाला ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो उन्हें बोलते हैं अफ्रीकन पिग्मीज। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के बारे में बात करते हैं तो चाइल्डहुड के टाइम पे जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, रिड्यूस्ड अमाउंट में होता है, तो उसे बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से ड्वार्फिज्म पे अगर शॉर्ट नोट आए या हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड कोई भी अप्लाइड एस्पेक्ट आपसे पूछा जाए तो आई होप आप अच्छे से बता पाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट नोट अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
चैप्टर समझ में आए, अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।